नहीं समझ में आ तो बार बार पूछिए, ठीक है ना। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र उन आदर्शों प्रतिमानों का एक शास्त्रीय रूप है जिसके द्वारा समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के आचरण और कर्मों का निष्पक्ष आकलन किया जाता है और नीतिशास्त्र के आधार पर उसके कर्मों को उचित अनुचित शुभ अशुभ के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इथिक्स क्या है? नीति शास्त्र में कुछ सिद्धांतों प्रतिमानों, दोबारा आपको मैं घुमा के भी बता रहा हूँ ताकि आप समझ लें। सिंपल बात, नीति शास्त्र क्या है? कोई पूछ दे किसी भी एग्जाम में आ जाए तो क्या आंसर लिखिएगा? लिखिएगा नीति शास्त्र उन प्रतिमानों और सिद्धांतों का एक शास्त्रीय रूप है। शास्त्रीय मतलब किताबी रूप है जिसके द्वारा समाज में रहने वाले व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के कर्मों का और आचरण का निष्पक्षता पूर्वक आकलन करके इस निर्णय पर पहुंचा जाता है उसका यह कर्म या आचरण नैतिकता के दृष्टिकोण से, नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से उचित है, अनुचित है, शुभ है या अशुभ है। ये तो सिंपल बात है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही लिखिए आप। नीति शास्त्र के 4 प्रकारों पर पर्याप्त समझ है। पहला है आदर्शात्मक नीति शास्त्र, दूसरा है वर्णनात्मक नीति शास्त्र, तीसरा है अधिनीति शास्त्र और चौथा है व्यवहारिक नीति शास्त्र। पहला आदर्शात्मक नीति शास्त्र, इसमें बहुत सारे आदर्शों का उल्लेख है। आदर्श की मतलब 2 चीज होता है जीवन में, ठीक है ना, क्या होना चाहिए और क्या है, ठीक है ना। जो आदर्शात्मक बात है कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना, जबकि वस्तुस्थिति एक्चुअल में क्या होती है, क्या है, ठीक है। जैसे अभी आप सरकार की कल्पना करते हैं, बनारस एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे कल्पना किया गया है कि जापान का क्योटो शहर बनाया जाएगा, लेकिन चलेंगे ऑटो से आप तो इतना आपको जर्किंग होगा, इतना आपको अस्त व्यस्तता लगे कि आप सोचेंगे कि क्या होना चाहिए कि सड़क पर चले आप तो जरा भी आपके शरीर में हलचल नहीं होना चाहिए। ये अच्छा सड़क निर्माण ऐसा होता है, लेकिन है नहीं यार। तो उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आदर्शात्मक नीति, उसमें उन आदर्शों का उल्लेख है कि एक स्वस्थ समाज, एक गतिशील समाज, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए। और इसमें विभिन्न समाजों के आदर्शों को लाया गया, चाहे वो अमेरिकी समाज हो, चाहे वो पोलैंड का समाज हो, चाहे भारत का समाज हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का समाज हो। जितने भी समाज हैं उसमें नैतिकता के दृष्टिकोण से जो भी आदर्श हैं, प्रतिमान है, उनका अध्ययन किया जाता है। एक तरह से ये कॉम्पेरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन है विभिन्न समाजों के नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, भारत हो। समझिए ना, आदर्शों का अध्ययन किया जाता है। दक्षिण अफ्रीकी समाज हो सकता है नैतिकता कुछ अलग आदर्श हो, भारत में कुछ अलग हो, उसी का ये अध्ययन करता है, ठीक है ना। वर्णनात्मक नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है? हाँ, इसमें वर्णन किया जाता है हर समाज के, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, समझे ना। इसमें वर्णनात्मक दृष्टिकोण से समाजों का आकलन किया जाता है, किस समाज में कौन सा तथ्य नैतिक दृष्टिकोण से उचित था, अनुचित था, ठीक है। एक तीसरा टॉपिक है अधिनीति शास्त्र, नीति शास्त्र का एक भाग है। आप देखेंगे नीति शास्त्र विषय के अंतर्गत कई शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है जो कि लिखवाना है मुझे। जैसे आप देखेंगे अंतःप्रज्ञा, ठीक है ना, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, निष्पक्षता, ये जो नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण के जो शब्द हैं, ठीक है, इन्हीं को ये जो पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं नीति शास्त्र के अंतर्गत। ये जो शब्दों का मैंने उल्लेख किया, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, तटस्थता, ठीक है, इन शब्दों को इसके अंतर्गत व्याख्या किया गया है। सत्यनिष्ठा क्या है, ठीक है, तटस्थता क्या है, पारदर्शिता क्या है, वही अधिनीति शास्त्र। व्यवहारिक नीति शास्त्र क्या है?
दिन प्रतिदिन जो समाज में समस्याएं आती हैं, तो कोई बना बनाया नीति शास्त्रीय सिद्धांत लागू करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए मेडिकल है, चिकित्सा विज्ञान, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। जैसे स्कूल में पढ़ाई है, शिक्षा जगत, उसमें भी कोई नीति शास्त्र के लिए बना बनाया फिक्स सिद्धांत नहीं है। अलग अलग पेशे के लिए, अलग अलग प्रोफेशन के लिए कुछ नैतिकता का मापदंड तय कर दिया गया है, उसको कहते हैं व्यवहारिक नीति शास्त्र। जैसे डॉक्टरों की नैतिकता अलग, ठीक है, शिक्षकों की नैतिकता अलग, ठीक है ना, और जैव वैज्ञानिकों की नैतिकता अलग होगी। व्यवहारिक मतलब क्या होता है? जो व्यवहार में आए, व्यवहार में लागू हो, तो उसके अंतर्गत डिस्कशन किया जाता है नीति शास्त्र के अंतर्गत, व्यवहारिक नीति शास्त्र, ठीक है। ये नीति शास्त्र का व्याख्या है और इसका भेद बताया गया। सिर्फ इतना हमेशा याद रखिएगा कि नीति शास्त्र क्या है और इसके कितने भाग। बाकी अभी हम टर्मिनोलॉजी पे आएंगे, लिखिए मत इसको, मैं लिखवाऊंगा अलग से, ठीक ना। इसके बाद हम आपको टर्मिनोलॉजी पे आएंगे। बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है। जैसे आप एक सिंपल टर्मिनोलॉजी लीजिए, ऐसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात करना जरूरी है, क्योंकि आता है 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है यूपी में, या जो वहाँ पे 10 नंबर वाला क्वेश्चन IAS में, अगर टर्मिनोलॉजी आप समझे रहेंगे, ठीक है, तो शब्दों का जाल बना के उसी को पूछा जाता है। अगर आप टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझे हैं अंदर, तो आप पूरी व्याख्या कर सकते हैं और नंबर आपको न आ जाएगा। अंतः प्रज्ञा, देखिए उदाहरण में दे रहे हैं। अंतः प्रज्ञा क्या है? अंतः मतलब आपके भीतर, प्रज्ञा मतलब ज्ञान। मैंने सोने का, गहने का उदाहरण दिया बच्ची के, वो अंतः प्रज्ञा से आपको ऐसा लगा कि नैतिक रूप से उचित नहीं है, मुझे इसका गहना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप का परीक्षा है मान लीजिए कल से, परसों से, और आपका कोई काफी अभिन्न मित्र आकर और आप पर दबाव डाल रहा है कि नहीं चलो पिक्चर चलते हैं, लेकिन जब आप पिक्चर का टिकट लेके और हॉल में घुसेंगे तो आपका अंतः प्रज्ञा आपको धिक्कारेगा, कचोटेगा। आपको नैतिक दृष्टि से आपको लगेगा कि नहीं, कल से मेरी परीक्षा है और आज मुझे सिनेमा देखने नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अंतः प्रज्ञा वह आंतरिक ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय करते हैं। समझ में बात? साधारण भाषा में समझा दिया मैंने। अंतः प्रज्ञा हमारे किसी भी मनुष्य का आंतरिक ज्ञान है, भीतर का ज्ञान है, जो किसी भी उसके द्वारा किए गए काम के बारे में, उसके नैतिक होने या अनैतिक होने के बारे में उसको ज्ञान देता है। समझ में मतलब। दूसरा टर्मिनोलॉजी है सत्यनिष्ठा, ठीक है ना, इंटीग्रिटी, जो कि सिविल सेवकों में आज घटते जा रहा है और सबसे प्राइम कंसर्न है इस बात का कि ब्यूरोक्रेट्स में सत्यनिष्ठा होनी बहुत जरूरी है। नैतिकता के प्रति प्रतिबद्ध होना ही सत्यनिष्ठा है। आप सरकारी सेवक के तौर पे काम कर रहे हैं किसी कार्यालय में, तो आपको जनता का हित और परहित, दूसरों का हित और परहित को हमेशा स्वहित के से ऊंचा स्थान देने के लिए हमेशा आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये कैसे होंगे आप? यदि आप नैतिक नहीं होंगे तो आप स्वहित को ही वरीयता देंगे। जैसे पूजा सिंघल एग्जाम्पल, उसने स्वहित को वरीयता दिया, अपना पैसा कमाने के लिए उसने परहित को त्याग दिया। तो जो नैतिकता के प्रति प्रतिबद्ध प्रशासक हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि वो सत्यनिष्ठा रखते हैं। सत्यनिष्ठा मतलब सत्य के प्रति प्रतिबद्ध, ठीक है ना। अगला टर्मिनोलॉजी है तटस्थता। यदि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो जाते हैं, आप प्रशासक हैं और किसी भी दल की सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस आए, भाजपा आए, किसी भी दल की, बसपा है, सपा है, जदयू है, आपको सारे दलों से तटस्थ रहना है।
तटस्थ मतलब न्यूट्रल रहना है। आप एक प्रशासनिक तंत्र के हिस्से हैं, उस प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए आपको बहाल किया गया है। आपको किसी पार्टी विशेष, किसी दल विशेष की नीतियों, योजनाओं के प्रोत्साहन के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने नहीं चयनित किया है, बल्कि देश के प्रशासन के लिए आपको चयनित किया गया है। इसलिए तटस्थता का आशय है किसी भी दल की सरकार हो, दल की नीतियों से असंलग्न रहते हुए, बिना उससे तारतम्यता रखते हुए आपको प्रशासन के एक उपकरण, एक भाग के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। ये हुआ तटस्थता, न्यूट्रलिटी। कितना समझ में आई कि नहीं बात? तटस्थता का मतलब है किसी भी दल की नीति, योजना के प्रति अपना भक्ति नहीं रखना, अपनी रुचि नहीं रखना और प्रशासन को चुपचाप चलाए रखना। प्रशासन के जो कार्य हैं उसको चलाना। ये नहीं देखना है कि मुलायम सिंह ने क्या कह रहे हैं और मायावती क्या कह रही है, योगी क्या कह रहे हैं, ठीक है। इन सारों से स्वतंत्र होकर प्रशासनिक कार्यों को और जनता के हित को ध्यान में रखकर प्रशासन का कार्य करना, क्योंकि आपकी बहाली, आपका नियुक्ति भारत की जनता के लिए ही, के हित के लिए ही, हितवर्धन के लिए ही हुआ है। भारत में संविधान भी बना है, आप प्रस्तावना में भी समझ सकते हैं कि भारत की जनता को सर्वोच्च वरीयता दी गई है। एक टर्मिनोलॉजी है, हम भारत के लोग। हम क्लास में बाद करेंगे, ठीक है ना। और अगला टर्मिनोलॉजी है, बताते हैं क्या टर्मिनोलॉजी। ये छोटा टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है। कल तो बताया कि आपको अनानामी था, जिसमें ब्यूरोक्रेट, लोक प्रशासक का नाम नहीं होता है, बल्कि मंत्री का ही नाम होता है, ठीक है। वो अंधेरे में, गुमनामी में काम करते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है आपको नैतिकता के अंतर्गत अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या है? ये आपका किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति पसंद और नापसंद होने का अभिव्यक्ति। यानी कि मतलब अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि से व्यक्ति की किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति पसंदगी और नापसंदगी का पता चलता है। समझ गए? मान लिया कितना भी आपको समझाया जाए, लेकिन आपकी अभिवृत्ति बनी हुई है कि नहीं, कैंट का जो प्लेटफॉर्म है वो भीड़ से भरा रहता है। ऐसा कई बार पहले अनुभव हो चुका है। और 1 महीना बाद ऐसा किया जाए कैंट प्लेटफॉर्म को कि बिल्कुल आदमी से खाली करा के और कुर्सी बना दिया जाए कि जगह जगह कुछ लोग बैठेंगे और पूरा प्लेटफॉर्म एक नियम बना दिया जाए। अगर हम आपको कहेंगे कि कैंट, हम आपसे कहेंगे कि कैंट प्लेटफॉर्म बड़ा बढ़िया हो गया, आप इसको स्वीकार, सहज तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी अभिवृत्ति बन चुकी है कैंट प्लेटफॉर्म के। हाँ, नहीं, पूर्वाग्रह अलग होते हैं, पूर्वाग्रहग्रस्त होना अलग बात है। अभिवृत्ति ये आप अनुभव बता दिया है, पूर्वाग्रह उसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो नहीं होगा। पूर्वाग्रह को अलग से डिफाइन करना। तो अभिवृत्ति जो है वह एक दिन में नहीं बनता है, ये जन्मजात अभिवृत्ति नहीं बनता है। और अच्छी अभिवृत्ति और बुरी अभिवृत्ति दोनों का निर्माण आपका परिवार, आपका विद्यालय और आपका समाज करता है। मैंने कल बताया था आपको कि संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कोई आदमी अगर आपको गाली देता है तो कभी उसको आप रिएक्ट करने या प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को देखिए, वो किस परिवार से आता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से आकलन कर जाएंगे उस व्यक्ति के बारे में, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको बोलना बेकार है, क्योंकि यह इसके अलावा कुछ नहीं जानता है।
ठीक है, अगर ये जानता तो मुझे गालियां नहीं देता। तो अभिवृत्ति का आशय जो है वह परिवार, विद्यालय, समाज, ठीक है। आपको एक डायग्राम बता के हम समझा रहे हैं, ऐसे भी आप समझ लीजिए इस चीज को कि व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के बाद कैसे उसमें नैतिकता और अच्छा बुरा फीलिंग्स कहाँ से आता है। देखिए यहाँ से, जैसे पहला व्यक्ति जन्म लेने के बाद यहाँ फैमिली में रहता है, परिवार में रहता है ना। परिवार से व्यक्ति विद्यालय में आता है, और विद्यालय के बाद व्यक्ति फिर सोसाइटी में आता है, समाज में आता है। इस दौरान व्यक्ति परिपक्वता को प्राप्त करता है। कैसे परिपक्वता को प्राप्त करेगा? देखिए यहाँ पे आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपके अंदर सामाजिकता को सिखाएंगे। पहले आप जानेंगे कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन ये हमारे अपने हैं, इनके साथ मिलकर रहना चाहिए। यहीं पे आपके अंदर कॉपरेशन का, सहयोगात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। यहाँ से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपका कदम आगे बढ़ेगा तो विद्यालय में आपका नामांकन कराया जाएगा, और विद्यालय में विभिन्न सहपाठियों के साथ आपको सहयोग का दायरा कुछ और विस्तृत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि सहयोग सिर्फ परिवार के अंदर ही नहीं होता है, बल्कि परिवार के बाहर के व्यक्तियों के साथ भी सहयोगात्मक रुख रखना है। क्योंकि जो सहपाठी होंगे आपके वो विद्यालय के बाहर के होंगे, तो आपके मन में एक नया चेतना आएगा कि सिर्फ सहयोग परिवार के अंदर ही नहीं करना है, भाई बहन और माँ बाप से ही नहीं करना है, बल्कि परिवार के बाहर के भी लोगों से करना है। और जब विद्यालय से पढ़कर आप, कॉलेज से पढ़कर आप सोसाइटी को देखते हैं, जिसमें आपको दूसरे शिक्षक के साथ पढ़ाई करना पड़ता है, दूसरे मित्रों के साथ घूमना पड़ता है, प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तब आपके अंदर सहयोग का जो रूप होगा वो काफ़ी व्यापक और विस्तृत होगा, और समाज के आप एक सक्रिय और स्वस्थ सदस्य के रूप में अपने आप को स्थापित पाएंगे।